मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा क्यों पिस रहा है? बच्चों की पढ़ाई कैसे बन गई सबसे बड़ी फाइनेंशियल चैलेंज? अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो शायद आपको टाइटल पढ़कर ही जवाब मिल गया होगा, क्योंकि ये कहानी किसी रिपोर्ट से नहीं, आपके अपने घर से शुरू होती है। हर महीने सैलरी आती है, ईएमआई कटती है, बिजली का बिल जाता है, घर का राशन आता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भी भरना होता है, और फिर स्कूल की फीस का मैसेज आता है। उस दिन आपके पूरे महीने का बजट दोबारा बनाना पड़ता है। यही आज लाखों भारतीय परिवारों की रियलिटी है। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। गरीब और अमीर के बीच फंसा मिडिल क्लास। भारत में एजुकेशन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अगर कोई परिवार आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है तो उसके लिए कई सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्तियां और सहायता उपलब्ध है। अगर कोई परिवार बहुत संपन्न है तो उसके लिए लाखों रुपए की फीस भी बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। लेकिन इन सब के बीच खड़ा है मिडिल क्लास, जो दोनों तरफ से अकेला पड़ जाता है। वो इतना गरीब नहीं कि हर योजना का लाभ मिल जाए और इतना अमीर भी नहीं कि बिना सोचे समझे फीस भर दे। यही वो वर्ग है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा उम्मीदें रखता है और शायद सबसे ज्यादा दबाव भी झेलता है। एजुकेशन अब खर्च नहीं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बन चुकी है। मान लीजिए आपके दो बच्चे हैं, एक पहली कक्षा में है और दूसरा छठी में। अगर दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो अगले 10 से 15 साल तक आपको हर साल फीस भरने के लिए तैयार रहना होगा। फिर कॉलेज आएगा, फिर प्रोफेशनल कोर्सेज, फिर कोचिंग। यानी एजुकेशन एक बार का खर्च नहीं है, ये 15-20 साल का फाइनेंशियल कमिटमेंट है। यही वजह है कि आज कई माता पिता बच्चे के जन्म के साथ ही एजुकेशन फंड बनाना शुरू कर देते हैं। फीस ही नहीं, हिडन कॉस्ट भी बढ़ रही है। कई पेरेंट्स कहते हैं कि उन्हें सिर्फ फीस से परेशानी नहीं है, असल समस्या उन खर्चों से है जो धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं। बुक्स अलग, यूनिफॉर्म अलग, ट्रांसपोर्ट अलग, एनुअल फंक्शन अलग, एजुकेशनल टूर, टैबलेट, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, कंपटीशन की फी अलग, और अगर बच्चा किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो कोचिंग का खर्च अलग। धीरे धीरे पेरेंट्स को महसूस होता है कि एजुकेशन का बिल सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के साथ नहीं आता, वो पूरे साल आता रहता है। क्या इनकम उतनी तेजी से बढ़ रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी परिवार की इनकम हर साल 5 या 6% बढ़ रही है तो एजुकेशन का खर्च उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो कुछ वर्षों बाद बजट पर दबाव बढ़ना तय है। यही वजह है कि बहुत से परिवार अपनी सेविंग्स तोड़ते हैं। कुछ लोग फिक्स्ड डिपॉजिट खत्म कर देते हैं, कुछ लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, कुछ जो रिटायरमेंट की प्लानिंग करके बैठे हुए थे वो टाल देते हैं। यानी बच्चे की पढ़ाई के लिए माँ बाप अपने भविष्य की सुरक्षा तक दांव पर लगा देते हैं। एजुकेशन लोन अवसर है या बोझ? एजुकेशन लोन लाखों छात्रों के लिए वरदान भी है। अगर ये सुविधा ना हो तो लाखों छात्र हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। आज कई युवा ग्रेजुएशन पूरी करते ही लोन के साथ जॉब मार्केट में प्रवेश करते हैं। अगर अच्छी नौकरी जल्दी मिल जाए तो लोन संभालना आसान हो सकता है, लेकिन अगर नौकरी देर से मिले या अपेक्षा से कम सैलरी मिले तो वही लोन मानसिक और आर्थिक दबाव में बदल सकता है। यानी एजुकेशन पूरी होने के बाद भी खर्च कम नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। पेरेंट्स सिर्फ पैसे नहीं, अपने सपने भी निवेश कर रहे हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे बेहतर जीवन जिए। यही वजह है कि वे अपनी जरूरतों से समझौता कर लेते हैं। नई कार बाद में ले लेंगे, वेकेशन अगली साल कर लेंगे, घर की रिनोवेशन जो है वो अगले साल के लिए टाल देते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। यही सोच भारतीय परिवारों की सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी मजबूरी भी। लेकिन क्या महंगी एजुकेशन ही अच्छी एजुकेशन है? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा। क्या हर महंगा स्कूल बेहतर है? क्या हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी शानदार है? क्या हर कोचिंग इंस्टीट्यूट सफलता की गारंटी देता है? जवाब है नहीं। भारत के कई बेहतरीन साइंटिस्ट, आईएएस ऑफिसर, जज, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए ये लोग
तमाम जगहों पर, बेहतरीन जगहों पर साइंटिस्ट हैं, जजेज हैं, सब कुछ है। आप अपने चारों तरफ देखिए, सरकारी संस्थानों से ये निकले हुए लोग हैं, मतलब साफ है क्वालिटी और कॉस्ट हमेशा एक जैसी चीज नहीं होती। लेकिन मार्केट ने हमें धीरे धीरे ये विश्वास दिला दिया है कि जितनी महंगी एजुकेशन होगी उतना बेहतर फ्यूचर होगा। यहीं से पेरेंट्स पर साइकोलॉजिकल प्रेशर शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान इसमें किसका हो रहा है? इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ा नुकसान उस प्रतिभाशाली बच्चे का होता है जिसके पास टैलेंट है, मेहनत है, लेकिन रिसोर्सेस नहीं है। अगर किसी छात्र को सिर्फ इसलिए अपना सपना बदलना पड़े क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है, तो नुकसान सिर्फ उस परिवार का नहीं होता, देश भी एक संभावित साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर या रिसर्चर या एंटरप्रेन्योर को खो देता है। एजुकेशन में असमानता का असर कई साल बाद इकोनॉमी पर दिखाई देता है। मिडिल क्लास सिर्फ फीस नहीं भर रहा है, वो अपने बच्चे के भविष्य में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इन्वेस्टमेंट अब उसकी क्षमता से बाहर होता जा रहा है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो यह सिर्फ मिडिल क्लास की समस्या नहीं है, ये भारत की डेवलपमेंट स्टोरी का भी सवाल है। क्यों जिस देश में करोड़ों परिवार एजुकेशन का खर्च उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हों, वो देश डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ कैसे उठा पाएगा? यही सवाल हमें सीरीज के अगले भाग में सरकारी एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर और तेजी से बढ़ते कोचिंग इंडस्ट्री की ओर ले जाता है। क्या प्राइवेट एजुकेशन लोगों की पसंद है या मजबूरी? इस पर बात करेंगे पार्ट 3 में। फिलहाल इतना ही, लेकिन एक सवाल आपसे कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।